हेलो एवरीवन। डेट है आज की 6 अक्टूबर 2020। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर को एडिटोरियल के साथ एनालिसिस करेंगे और उसके साथ आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका थॉरोली एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं जो डेली न्यूज़ आते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो भी करंट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं आप इस चैनल को ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो न्यूज़ आ रही है दैट इज़ यूपी पुलिस एलाइज विथ टू ट्रिगर कास्ट वायलेंस। जो यूपी पुलिस है उसने कास्ट वायलेंस जो है उसको ट्रिगर होने से बचाने के लिए सीआरपीसी सेक्शन 124 इम्पोज किया और जो असेंबलीज़ हैं लोगों का जो मिलना जुलना है उसको इलीगल दे दिया, मतलब करार दे दिया। और अफेक्टेड जो विलेज है वहाँ पे लोगों की असेंबली जो है उसके अराउंड जो है वहाँ पे जाने से मना कर दिया। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो है सीआरपीसी 144। तो जो सीआरपीसी 144 है दैट इज़ रिलेटेड टू पेपर जीएस पेपर 2 एंड ये जो सीआरपीसी 144 है ये चार या चार से ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं इफ़ दे आर असेंबलिंग एट वन प्लेस तो ये उसको प्रोहिबिट करती है। और जो डीएम है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर दे सकता है डिस्ट्रिक्ट की जो मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग कंपनीज़ हैं कि उनको वो ब्लॉक करते हैं वॉइस सर्विस, एसएमएस सर्विस और इंटरनेट कम्युनिकेशन एक या एक से ज़्यादा जियोग्राफिकल एरियाज़ में। इसमें जो पूरी पावर है वो बेस्ड करती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए सारी पावर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दे दी जाएगी। इस तरह से दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़। अब इसके बाद यहाँ पे सेकेंड न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम जीएसटी काउंसिल स्प्लिट ऑन बोरोइंग ऑप्शन। अब इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेट्स के सामने ऑप्शन रखा था कि आप जो भी कंपनसेशन है जो स्टेट्स का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए स्टेट्स मार्केट से पैसे बोरो कर सकते हैं। तो जो स्टेट्स हैं वो जीएसटी काउंसिल में उन्होंने ये बात रखी कि वो ऐसा नहीं करना चाहते, मार्केट बोरोइंग नहीं करना चाहते। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण उन्होंने उनको ऑप्शन दिया है कि अगर वो इस साल बोरो नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर उनको उनका इस साल का कंपनसेशन दिया जाएगा। अब जीएसटी का ये कंपनसेशन क्या होता है? बिफोर जीएसटी एरा, जीएसटी के पहले जो टैक्स लगता था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेती थी प्रोडक्ट्स पे और सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लेती थी और स्टेट गवर्नमेंट वैट टैक्स लेती थी, वैल्यू एडेड टैक्स। तो जब जीएसटी आ गया तो वो वैट और एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्ट्स जो है वो चली गई और उसकी जगह पे जीएसटी आ गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो टैक्स पहुंचता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास वैट ख़त्म हो जाने की वजह से टैक्स बहुत कम पहुंचता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को एश्योर किया था कि हम 5 इयर्स तक आपका जो भी कंपनसेशन होगा, जो भी आपकी टैक्स में कमी होगी वो हम आपका जीएसटी कंपनसेशन जो सेस लगाया है सिन गुड्स में या कोई अदर चीज़ों में उससे आपकी ये जो भरपाई है वो करेंगे। लेकिन अभी कोविड-19 पैंडमिक के बेसिस पे और उसके पहले भी जो सेस कलेक्शन है वो ज़रूरत से कम हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट का 2.35 लाख करोड़ जो है वो शॉर्टफॉल हो रहा है कंपनसेशन में जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाना है। तो उसी के बेसिस पे ये न्यूज़ है।
अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है अपने लिए वो है जीएसटी काउंसिल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि पढ़ना अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। जीएसटी काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसको देख लेते हैं। जीएसटी काउंसिल पेपर 3, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A, इट मेक्स द जो रिकमेंडेशन करती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को किस इशू से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड। जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो 101st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2016 में लॉन्च किया गया था। अब जो जीएसटी काउंसिल है उसमें टोटल एट प्रेजेंट 33 मेंबर्स हैं। उसमें की जो चेयरमैन होता है वो जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो उनके चेयरमैन होते हैं। उसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस जो भी है वो उसके एक और मेंबर होते हैं सेंटर की तरफ से, और स्टेट की तरफ से 31 स्टेट की तरफ से हर एक जो है वो मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जीएसटी काउंसिल जो है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरा मेंबर जो होता है वो यूनियन स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू फाइनेंस, और जो भी मिनिस्टर इंचार्ज हो सकता है। और ये एक फेडरल बॉडी है जो सेंट्रल एंड स्टेट गेट्स ड्यू रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज अपन ने देखा कि 31 मेंबर्स तो स्टेट्स से आ रहे हैं, तो उन स्टेट्स में से एक 22 चेयरमैन चुन लिया जाता है। अब जो भी डिसीज़न होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल में वो मेजॉरिटी से लिया जाता है। 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए जो भी मेंबर प्रेजेंट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वेटेज है वोट में वो 1/3 होता है और स्टेट गवर्नमेंट का वेटेज 2/3 होता है। इकोनॉमिक सर्वे इन 2017 ने एक ये प्रशंसा की जीएसटी काउंसिल की कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो है वो उसको बढ़ा रहा है। द नेक्स्ट न्यूज़, नोएडा पुलिस प्रूव प्रियंका मैन हैंडलिंग इंसिडेंट्स। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो प्रियंका गांधी हैं वो हाथरस जाना चाहती थी और बीच में एक पुलिस ऑफिसर्स ने उनके साथ मैन हैंडलिंग की। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वी आर हैविंग हेयर इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज़ NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इसको देख लेते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जनरली कंसर्न है एडवाइजिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। और वुमेन से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाई जाती हैं उनमें ये एडवाइस करती है। और ये 1992 में स्टैब्लिश्ड हुई थी। जो फर्स्ट जो वुमेन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 31 जनवरी 1992, जयंती पटनायक एज चेयरपर्सन। अब चेयरपर्सन जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है और 5 मेंबर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही उसके चुने जाते हैं, जो कि अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, लॉ, ट्रेड, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री पोटेंशियल ऑफ वुमेन, वुमेन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे फंक्शन देख लेते हैं। द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एन्जॉयज़ द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। जो भी सिविल मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी पावर्स हैं वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को मिले हुए हैं। पारिवारिक महिला लोक अदालत एक इनोवेटिव कंपोनेंट है जो कि ट्रेडिशनली न्याय पंचायत के हिसाब से चलता है। इट इज़ NCW redressal speedy disposal of cases taken 7500 केसेस सो फार। इन्होंने अभी तक 7500 केसेस को ठीक किया है। अब जो है इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ। इसके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है और इट हैज़ ओनली पावर्स टू सजेस्ट अमेंडमेंट। सिर्फ एक ये सजेस्टिव बॉडी है, इसके पास खुद का कोई पावर नहीं है। तो इस तरह से ये नेक्स्ट न्यूज़ थी। नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। वायरस रिसर्चर्स गेट नोबल
फॉर मेडिसिन। जो हेपेटाइटिस सी वायरस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2 अमेरिकन जो साइंटिस्ट हैं एंड 1 ब्रिटिश साइंटिस्ट, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, जिसके बेसिस पे ये न्यूज़ है। तो यहाँ पे जो अपने लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी क्या है? हेपेटाइटिस देख लेते हैं नोट्स के बेसिस पे। हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है लीवर की, जिसमें कि जो लीवर की जो मेटाबॉलिक प्रोसीजर होता है, जो ब्रेक डाउन करने की प्रोसीजर होता है, जैसे बाइल प्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम है, ये सारी चीज़ें अफेक्टेड हो जाती हैं। अब जो हेपेटाइटिस वायरस है वो टोटल 5 टाइप्स का होता है, हेपेटाइटिस A B C D E। तो इतना आप याद रख सकते हैं। द नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ इज दैट मिलिटेंट्स किल 2 CRPF जवान्स इन JNK। जो मिलिटेंट्स हैं, जो कि लश्कर ए तोयबा से बिलोंग करते हैं, और उसका जो हेड है वो पाकिस्तान में है मे बी। देन सुप्रीम कोर्ट जो बेंच है उन्होंने सेंटर को नोटिस दिया है कि जो भी आप एक्सप्लेन करो कि क्या एक्शन लिया आपने, जो कामत पैनल रिपोर्ट है। अब पेंडेमिक के बेसिस पे सुप्रीम जो KB कामत कमेटी की रिकमेंडेशन मंगाई गई थी पेंडेमिक के बेसिस पे, जो लोन है उसकी बोरोइंग वगैरह को चेंज करने के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं इस चीज़ को नोट्स के बेसिस पे। यस, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी सेटअप की थी हेडेड बाय KB कामत, और लोन की जो रीस्ट्रक्चरिंग है उस पे पेंडेमिक का क्या इम्पैक्ट है ये देखने के लिए इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो कमेटी है उसको पैरामीटर बनाने थे कि कैसे रीस्ट्रक्चरिंग की जाए कॉरपोरेट लोन्स की। अब जो कमेटी है वो फॉर्मुलेट करेगी सेक्टर स्पेसिफिक रेजोल्यूशन प्लान फॉर ऑल अकाउंट्स विद टोटल लोन एक्सपोजर ऑफ 1500 करोड़ और अबव, और इसको अपनी रिकमेंडेशन जो सबमिट करनी थी वो 30 डेज़ में। अब जो है बैकग्राउंड क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, RBI ने अलाउ किया है बैंक को रीस्ट्रक्चर लोन टू रिड्यूस द राइजिंग स्ट्रेस ऑन इनकम एंड बैलेंसेस ऑफ चार्ज शीट। अब रीस्ट्रक्चरिंग लोन की क्या होती है, जैसे सपोज करो कोई पर्सन है, कोई एंटिटी है, कोई कंपनी है, उसने रिज़र्व जो बैंक्स हैं उनसे लोन लिया। अब सपोज़ करो उसका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस उतने अच्छे से नहीं चल रहा है, तो लोन की रीस्ट्रक्चरिंग क्या होगी, जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया जाए या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए, तो दैट इज़ द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी थी कामत कमेटी को कि वो कैसे करेंगी, सेक्टर स्पेसिफिक उनको अपनी रिपोर्ट देनी थी। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज CM अनाउंसेस एंटी पॉल्यूशन कैंपेन अहेड ऑफ विंटर। जो दिल्ली CM है उन्होंने दिल्ली ग्रीन ऐप लॉन्च किया है, मतलब करना है उनको। देन यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वैन क्रैकर्स फॉर 5 मंथ सिटीजन टू EPCA। EPCA जो है उसने उससे बोला है सिटीजन्स, जो एक्टिव सिटीजन्स हैं उन्होंने, कि 5 मंथ के लिए, जो अभी पॉल्यूशन का सीज़न होता है, फेस्टिव सीज़न होता है, स्पोर्ट्स का सीज़न होता है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है पब्लिक इवेंट्स भी होते हैं, तो उसके बेसिस पे जो EPCA है उनको 5 मंथ के लिए बैन लगा देना चाहिए फायर क्रैकर्स के यूज़ पे। अब यहाँ पे अपने लिए ये तो न्यूज़ आई, आज आ गई कल चली जाएगी, तो न्यूज़ आपके दिमाग में नहीं रहती, बट आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि जो EPCA है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA, तो इसको नोट्स के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। EPCA के साथ ही साथ वहाँ पे एक और न्यूज़ भी दी हुई है कि पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं उनका
बहुत ज़्यादा अभी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। EPCA जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूव करना और प्रोटेक्ट करना क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन। जो नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली के आसपास का रीजन, वहाँ पे। और ये एपेक्स कोर्ट जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है उसको असिस्ट करती है एनवायरनमेंट रिलेटेड मैटर्स में। देन EPCA इज़ सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी जो कि बहुत सारे जो है वो नेशनल कैपिटल रीजन में पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए स्टेप्स लेती है। और ये नोटिफाई की गई थी 1998 में। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने नोटिफाई करके इसको बनाया था विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन, और ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनी है। अब ये जो कंपोजिशन है उसमें 14 मेंबर्स होते हैं, और इसके जो फंक्शन है वो इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट और प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना एंड कंट्रोल करना एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को। देन उसी में नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज गिवन दैट PM 2.5 पार्टिकल्स कैन लीड एन इंक्रीज इन द COVID-19 डेथ। ये यहाँ पे एक स्टडी की गई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फाउंड दैट जो कि माइनर इंक्रीज हो रहा है PM 2.5 पार्टिकल्स में। अब ये PM 2.5 पार्टिकल्स क्या होते हैं, नोट्स के बेसिस पे देख लेते हैं। जो एयर क्वालिटी को मेज़र किया जाता है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में टोटल जो है वो 5 चीज़ें मेज़र की जाती हैं। उसके साथ ही साथ जो PM 2.5 और PM 10 को भी मेज़र किया जाता है। PM 2.5 जो मोस्ट कॉमन मेज़रमेंट है वो PM 2.5 है और PM 10 है। जो पार्टिकल्स हैं उनको माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर, ये 1 क्यूबिक मीटर है लेट सपोज, तो 1 क्यूबिक मीटर में कितने माइक्रोग्राम ये पार्टिकल्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे ये मेज़र किया जाता है। जो PM 2.5 है उसका मतलब है पार्टिकल्स जिनकी साइज़ 2.5 माइक्रोन से लेस है। मतलब ये सपोज करो ये पार्टिकल है तो ये इसका जो डायामीटर है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम है। और PM 10 का मतलब है कि पार्टिकल्स की जो साइज़ है वो 10 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोन से कम है डायामीटर में। तो ये है PM 2.5। अब यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, जो PM 2.5 record reading of 110 micrograms per cubic meter was recorded at the continuous ambient air quality monitoring station at विकास सदन अक्टूबर 3 को। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो रीच हो गया मैक्सिमम लेवल 400। तो 400 क्या, 400 पार्टिकल्स, माइक्रोग्राम पार्टिकल्स पर क्यूबिक मीटर में। तो ये पीस ऑफ न्यूज़ वॉज एयर। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज हाई कोर्ट सीक्स नाडा रिप्लाई ऑन प्ली बाय एथलीट्स। जो एथलीट्स हैं उन्होंने अपनी जो प्ली है उसको लगाया, उसके बेसिस पे हाई कोर्ट ने जो है नाडा का जो है नेशनल एंटी डोपिंग अथॉरिटी जो है उसका रिप्लाई मांगा है। तो यहाँ पे अपने लिए नाडा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो नाडा है वो एक रजिस्टर्ड एंटिटी है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये बनी है 2005 में। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है नाडा का वो है एंटी डोपिंग रूल्स बनाना एज पर बाडा कोड्स। बाडा मीन्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, टू प्रमोट एजुकेशन एंड रिसर्च एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डोपिंग एंड मेक इंडियन स्पोर्ट्स डोप फ्री। अब इस तरह से ये न्यूज़ थी। द नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, CAA स्टिल गिव राइज टू हेट स्पीच बिफोर राइट्स। देन नेक्स्ट इज, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑडिट टीम टू इन्वेस्टिगेट वक्फ बोर्ड इरेगुलरिटीज़। अब यहाँ पे ये तो जो न्यूज़ है वो इस तरह से है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो वक्फ बोर्ड है उनमें इरेगुलरिटीज़ थी जब दिल्ली में जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उनके चेयरमैन अमानतुल्लाह खान थे 2016 से लेके 2020 तक। तो गवर्नमेंट ने अब उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो उसका ऑडिट कराया जाना है। तो उसके बेसिस पे अब ये जो वक्फ बोर्ड है वो अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है।
नाउ वक्फ बोर्ड जो है वो आप उसको UPSC GS2 पेपर टॉपिक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ में ऐड कर सकते हैं। जो वक्फ बोर्ड है वो वक्फ क्या है, सबसे पहले वक्फ होता है कि जब कोई पर्सन कोई भी अपनी जो प्रॉपर्टी है मूवेबल इमूवेबल जो है वो प्रॉपर्टी गॉड के नाम पे, भगवान के नाम पे रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए दे देता है। अब जो है इन लीगल टर्म्स परमानेंट डेडिकेशन टू पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम, मतलब वो परमानेंटली इस्लाम को प्रोफेस करता है ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइज बाय मुस्लिम लॉ एज पायस रिलीजियस और चैरिटेबल। अब वक्फ क्रिएट कैसे होता है? वक्फ कैन बी फॉर्म थ्रू वक्फ कैन बी फॉर्म्ड थ्रू अ डीड और इंस्ट्रूमेंट और अ प्रॉपर्टी कैन बी डीम्ड। वक्फ जो है वो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अगर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होनी है तो उसका वक्फ क्रिएट कर दिया जाता है। और ये जो प्रोसीड्स है, जो भी कुछ मिला है उनको वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को फाइनेंस करने में, ग्रेवयार्ड बनाने में, मॉस्क बनाने में और शेल्टर होम बनाने में करते हैं। और एक बार अगर किसी ने वक्फ में दान दे दिया तो वो उसको वापस नहीं ले सकता। और नॉन मुस्लिम भी ऐसा कर सकते हैं, बट सबसे पहले उनको इस्लाम को प्रोफेस करना पड़ेगा। The next is NGT pulls up हरियाणा ओवर एनवायरमेंटल नॉर्म्स वायलेंस। तो न्यूज़ ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने वायलेशन के ऊपर, एनवायरमेंटल नॉर्म्स के वायलेशन के ऊपर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है फरीदाबाद में, उसके बेसिस पे हरियाणा की गवर्नमेंट को स्लेम किया कि आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है वो है रिलेटेड टू NGT। NGT जो है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो है 2008 में 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। ये एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल कोर्ट है जो कि केसेस पे वर्क करता है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये इसके पास जो है वो जुडिशियल पावर्स हैं सिविल एनवायरनमेंट मैटर्स के ऊपर, और ये प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे वर्क करता है, और ये मेन स्ट्रीम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऊपर वर्क नहीं करता। अब इसमें ट्राइब्यूनल जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसमें एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स, और उनका 5 इयर्स ये ऑफिस जो है वो 5 इयर्स के लिए होल्ड करते हैं और नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 65 क्रॉस कर चुका होगा, और उसके बाद अगर 5 इयर्स वर्क करता है तो ऑब्वियस सी बात है 70 हो जाएगा। तो दैट्स वाई उसका ऐसा आप याद रख सकते हैं कि रीअपॉइंटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो 10 और 20 जो हैं वो जुडिशरी मेंबर्स होते हैं, 10 से 20 के बीच में एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। अब ये जो पावर्स हैं वो सारे के सारे ट्रिब्यूनल जो है ऑल सिविल केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है उसमें इसका स्टैच्यूटरी एजुकेटरी बॉडी है, जैसे कि कोर्ट। NGT also has appellate jurisdiction to hear a appeal as a court। ये रिलीफ और कंपनसेशन प्रोवाइड करती है विक्टिम को पॉल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरमेंटल डैमेज से रिलेटेड चीज़ों में। और ये टोटल ये जो एक्ट दिए हुए हैं, NGT डील्स विद 7 लॉज: वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 18, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसके बेसिस पे ये वर्क करती है। देन नेक्स्ट यूज इज चाइना रियलाइज्ड PM हैज़ वीकन इंडिया सेज राहुल एट पंजाब रैली। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो राहुल गांधी हैं वो अभी पंजाब गए थे, वो फार्म बिल का विरोध कर रहे हैं। तो फार्म बिल के बेसिस पे ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो फार्म बिल को डिस्कस कर लेते हैं। फार्म बिल क्या है? जनरल स्टडीज़ पेपर 2, इशूज़ एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशन। ये पूरा UPSC का जो सिलेबस है वो लिखा हुआ है इधर पे। कॉन्टेक्स्ट: 3 फार्म बिल्स ऑन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट।
3 फार्म बिल इंट्रोड्यूस किए गए। ये डेली 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, आज इसके ऊपर 2 एडिटोरियल भी आए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे हम। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, देन एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल। तो बिफोर जब सेशन नहीं था, लोकसभा और राज्यसभा का पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ऑर्डिनेंस के बेसिस पे इसको पास कर दिया था। फिर उसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा से पास करा लिए गए, फिर प्रेसिडेंट ने अभी इसको एसेंट दे दिया। तो यहाँ पे दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन कि ऑर्डिनेंसेस क्या करते हैं। तो सबसे पहला जो है कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, इसमें क्या क्या प्रोविज़न होंगे। सबसे पहले जो एग्रीकल्चरल सेल है और जो मार्केटिंग है वो आउटसाइड नोटिफाइड जो एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी है, मंडीज़ हैं, उसके बाहर कर सकते हैं। मतलब जो फार्मर्स हैं अब वो आज़ाद हैं कि वो अपना जो प्रोड्यूस है वो मंडी के बाहर किसी भी ट्रेडर को या जिसको भी चाहें उसको बेच सकते हैं। अब जो अगर वो चाहे देश में कहीं भी जहाँ भी उनको बेचना है तो इंटर स्टेट ट्रेड को भी इससे रिमूव कर दिया गया है। इस पे जो बैरियर लगा था उसको हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे कि शेयर मार्केट में शेयर की खरीद बिक्री होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग यहाँ पे होगी। जो कोई ट्रेडर है वो पहले से ही किसान से डील कर लेगा और फिर वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली परचेस कर लेगा और फिर किसान उसको डिलीवरी दे देगा। देन प्रोहिबिट्स स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कलेक्टिंग मार्केट फ़ी। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अभी तक मार्केट फ़ी, मंडी टैक्स के नाम पे बहुत सारे लेवीज़ लगाते थे किसान के ऊपर, वो अब हटा दी गई हैं। देन नेक्स्ट एक्ट फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है। इसमें प्रोविज़न जो है ये ऐसे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे सेल और परचेस होना चाहिए फार्म प्रोड्यूस का, और जिस प्राइस पे मतलब जो फार्मर्स हैं उनको बेचना चाहिए। तो ये फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है, एम्पावरमेंट करता है, और रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा एक फार्मर्स के और फार्मर और ट्रेडर के बीच में बिफोर द प्रोडक्शन। देन एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है उसने सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, एडेबल ऑयल्स और ऑनियन पोटैटोज़ को जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी लिस्ट से रिमूव कर दिया है। अब जो है वो ट्रेडर्स इसको स्टॉक पाइल कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न रखा है कि अगर कोई ऐसे जैसे पेंडेमिक अभी चल रहा है और नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, बाढ़ है, फेमाइन है, तो उसके बेसिस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है उसकी स्टॉक पाइलिंग पे। एंड साथ ही साथ अगर किसी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की प्राइस 100% बढ़ जाती है और कोई नॉन पेरिसेबल है जो ख़राब होने वाला गुड्स नहीं है, उसकी प्राइस 50% बढ़ जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। हालांकि उन्होंने जो है एक्सपोर्टर्स जो हैं और प्रोसेसर्स जो हैं जो चिप्स वगैरह बनाते हैं उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं। अब बात आती है कि आखिर ये जो तीनों बिल हैं उनको अपोज क्यों किया जा रहा है। तो जो ये ऐसा कहना है क्रिटिक्स का, दिस इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये सबसे पहली बात है कि ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब जो एग्रीकल्चर है और मार्केट है वो स्टेट सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, जो कि एंट्री 14 एंड एंट्री 28 इन द लिस्ट 2। जो लिस्ट 2 है वो स्टेट लिस्ट है। देयर आर 3 लिस्ट इन शेड्यूल 7। जो ऑर्डिनेंस हैं वो डायरेक्ट एनक्रोचमेंट, ऐसा देखा जा रहा है कि जो काम स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो डायरेक्टली एनक्रोचमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। जो प्रोविज़न है वो अगेंस्ट है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन में जो एंश्राइंड है। अब सेंट्रल जस्टिफिकेशन जो दे रहा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है इन्फोड आइटम्स इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो लिस्ट 3 एंट्री नंबर 33 में आता है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। तो इस वजह से इसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस लॉ को पास करने के लिए। अब क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कि
एपीएमसी मंडीज़ हैं उनकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया, तो धीरे धीरे ये एमएसपी को भी ख़त्म कर देंगे। तो सेंटर्स वन नेशन वन मार्केट कॉल, क्रिटिक्स सॉट वन नेशन वन एमएसपी। Critics argue that ensuring a larger number of farmers get MSP। अब MSP के लिए मैं आपको बता दूं, MSP के लिए कोई भी लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो गवर्नमेंट को ये देने के लिए बाउंड करे कि आपको MSP फार्मर्स को देना ही पड़ेगा। वो एक पॉपुलिस्टिक मेज़र की तरह MSP को गवर्नमेंट ने यूज़ किया है। देन इस तरह से these are the related news. Then after that 60% rural consumers unaware of trans fat hazard, ये trans fat के बेसिस पे न्यूज़ है। Then next is कोविड-19 महाराष्ट्र में 45 डेज में सबसे ज़्यादा केसेस डिटेक्ट किए गए। देन सबसे पहला जो एडिटोरियल है, देयर आर टोटल 1 2 3 4 एडिटोरियल। सो फर्स्ट एडिटोरियल जो है वो एमपी में अभी इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन के बेसिस पे है। देन ये जो फार्म एक्ट पे जिस पे अपन ने अभी बात की थी कि स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 13 और 28, वैसे ही सेंट्रल लिस्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 33, तो उसी पे ये पूरा एडिटोरियल उसी के आसपास है कि आखिर फार्म बिल में क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसी क्या चीज़ है जो फार्म बिल को जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए जो है आगे लेके जाएगी। अब जो थर्ड एडिटोरियल है वो पेंडेमिक के बेसिस पे है, जो कोविड-19 अभी चल रहा है। एंड ये जो फोर्थ एडिटोरियल है वो री इमेजिनिंग एजुकेशन इन इंडिया एट 100। अब यहाँ पे जो सबसे पहला एडिटोरियल है वो तो पूरा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है उसमें, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जो एमपी है वहाँ पे 28 सीट पे इलेक्शंस होने हैं, 28 जो सीट्स हैं उस पे बाय इलेक्शन होने हैं। अब जो बाय इलेक्शन होने हैं उसके बेसिस पे 3 जो मेंबर्स हैं वो उनकी डेथ हो गई थी और 25 मेंबर्स जो हैं वो डिफेक्ट कर गए थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था और उन्होंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब ये जो 28 सीटों पे इलेक्शन होने हैं, 2018 में एक इलेक्शन हुए थे, उसमें जो कांग्रेस पार्टी है उसने जो इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट हैं और अदर पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी और एसपी समाजवादी पार्टी उनका सपोर्ट लेके गवर्नमेंट बना ली थी। फिर लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उन्होंने अपने साथ जो मेंबर्स हैं उनको पार्टी बीजेपी ज्वाइन करा दी थी, जिसकी वजह से जो कांग्रेस है उसकी गवर्नमेंट वहाँ से चली गई थी। अब कांग्रेस के पास ये मौका है कि उसको टोटल 28 सीट जीत के वो पावर में आ सकती है और बीजेपी को सिर्फ 9 सीट चाहिए है अभी बाय इलेक्शन में। तो ये सारी की सारी यहाँ पे पीस ऑफ न्यूज़ है। देन पेंडेमिक पीक, अब यहाँ पे जो है इकोनॉमी अनलॉक करनी है गवर्नमेंट का ऐसा मानना है, लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है। और कोई भी जो ऑप्टिमिज़म है कि अगर इकोनॉमी को ओपन कर दिया जाएगा तो जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने लगेगी और फिर से वापस से टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो इसके बेसिस पे अगर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो ये बहुत ही गलत है। अब यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि जो पेंडेमिक है वो अभी बहुत दूर है ओवर होने से, तो द कंट्री में बी पास्ट इट्स पीक, और हो सकता है कि कंट्री का जो पीक है वो आ चुका है कोविड केसेस लोड के बेसिस पे। इट प्रेमिस दैट इन द डिक्लाइनिंग केस लोड फ्रॉम सितंबर 17 से 30, जो केस लोड है वो सितंबर 17 से लेके सितंबर 30 तक जो है डिप हुआ है 90,000 से 83,000 तक केसेस जो हो गए हैं, और टेस्ट जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम हो गया। अब यहाँ पे जो फ्रीइंग अप ऑफ इट्स इकोनॉमी है, इसके बेसिस पे जो लास्ट वीक है चीफ ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उन्होंने बोला है कि जो सीरो सर्वे के रिज़ल्ट हैं उन्होंने बोला कि 7% ऑफ इंडियंस हैं जो एक्सपोज्ड हो गए हैं वायरस से। अब हेल्थ मिनिस्टर ने भी सेम सर्वे को कोट करते हुए बोला कि अभी इंडिया में बहुत दूर है हार्ड इम्यूनिटी से। ऐसे ही सेम है कि जो यूएसए में 70,000 जो केसेस आ रहे थे, फिर 24,000 आ रहे हैं सितंबर में, लेकिन अभी फिर बढ़ गए हैं। तो अब यहाँ पे राइटर का कंसर्न ये है कि अभी जो सीज़न है
अभी जो सीज़न है वो सीज़न कुछ इस तरह से है कि उसके बेसिस पे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, परमिट स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऐसा सीज़न आ रहा है कि जो कंड्यूसिव टू वायरसेस है, मतलब इसमें जो नॉर्मली जो है वायरल फ्लू लोगों को होता है, तो उसके बेसिस पे ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी के बेसिस पे। द नेक्स्ट इज फार्म्स एक्ट, अनवांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचरिज्म। जो अपन ने अभी बात की है उसी के बेसिस पे ये है कि आखिर जो 3 बिल जो पास किए गए हैं, पहला जो ये है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, देन नेक्स्ट फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन, देन एसेंशियल कमोडिटीज़। इन्होंने जो है ये लेजिस्लेटिव एक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं वो स्टेट के प्रोरोगेटिव में आते थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया है। इधर पे राइटर का कहना है कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड एज अ एंट्री 14 इन द स्टेट लिस्ट, और एंट्री 26 in the list 2 refers to trade and commerce within the state. Entry 27 refers to production and supply and distribution of goods, and entry 27 refers to market and fairs for those reasons. अब इसके बेसिस पे यहाँ पे कहना है कि पार्लियामेंट जो है वो उन्होंने फार्म बिल्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लेते हुए पास कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वोक किया है एंट्री 33 इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो एंट्री 33 है उसके बेसिस पे पास किया है, और एंट्री 26 और 27 सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एंट्री 33 ऑफ लिस्ट 3। एंट्री 33 जो है उसके बेसिस पे लिखा है ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड द प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ any industry where the control of such industry by the union is declared by the parliament। अब यहाँ पे जो राइटर का कंसर्न ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंट्री 33 का यूज़ करते हुए पार्ट 3 की स्टेट गवर्नमेंट के जो एंट्री 26 और 27 के बेसिस पे उसको लॉ बनाने का जो राइट था उसको हटा लिया। तो अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या एक्शन ले सकती है, ये बीच में उन्होंने ये बताया कि ये एंट्री 33 आखिर ऐड कैसे की गई थी। तो ये पूरा इतना बड़ा आर्टिकल उन्होंने सिर्फ इसी के ऊपर लिखा है। देन अब जो ज्यूरिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट केसेस में ये बोला है कि जो भी स्टेट एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो स्टेट के प्रोरोगेटिव में आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को उस पर टैक्स कलेक्ट करने का राइट है। अब यहाँ पे एट लास्ट उन्होंने एक समरी दी है कि जो समरी है फर्स्ट एक ये बहुत ही अनवाइज है ऑन द पार्ट ऑफ सेंटर टू यूज़ एंट्री 33 इन द लिस्ट 3। मतलब एंट्री 33 लिस्ट 3 उन्होंने जो यूज़ किया है बहुत ही अनवाइज एक्शन है, ध्यान से नहीं लिया उन्होंने, और इससे जो है फेडरल कोऑपरेशन जो है वो वीक होता है। इस क्राइसिस में जो एग्रीकल्चर है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं एंसिलरी और सब्सिडरी, मतलब आप फार्मिंग ले लो, फूड प्रोडक्शन ले लो, फूड प्रोसेसिंग ले लो, एवरीथिंग फॉल्स अंदर स्टेट सब्जेक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस पर लॉ नहीं बना सकता। इवन उन्होंने बोला कि जो एंट्री नंबर 28 है लिस्ट 2 में, वहाँ पे मार्केट एंड फेयर्स जो है वो भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है और एंट्री 33 के अंडर नहीं आता लिस्ट 3 में। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे ये राइटर का कहना है। देन जो नेक्स्ट है, सबसे पहले यहाँ पे ये कार्टून दिया हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस कार्टून में अभी पीएम मोदी ने जो है वो एक टनल, अटल टनल जो है वो 9.02 किलोमीटर लॉन्ग जो टनल है उसको इनॉग्रेट किया। तो उसके बेसिस पे ये कार्टून है कि यहाँ पे एक पर्सन है जो अंदर देख रहा है और उसको एक लाइट नज़र आ रही है। यहाँ पे आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर अपनी एसयूवी में बैठे हुए हैं और उसके बेसिस पे उनके ऊपर लाइट चमक रही है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है कि मतलब आखिर कितना आप अपना ऐड करोगे। हो सकता है वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए लगाया हो कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लाइट पड़े तो पता चल सके कि हाँ
एवरीथिंग इज़ फाइन, तो इसके बेसिस पे भी हो सकता है कि वो लगाया हो। अब यहाँ पे जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हार्वेस्ट के बेसिस पे, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हार्वेस्ट मींस जो फार्म बिल हैं उसी के बेसिस पे ये न्यूज़ है। जो इंडिपेंडेंस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो प्रोड्यूस है वो मंडी में तो बिक ही जाएगा और वो एमएसपी पे ही बिकेगा। तो इनकम सिक्योरिटी भी देता है ये फार्मर्स को। अब जो एमएसपी है उसमें 23 जो वाइटल फार्म प्रोडक्ट्स हैं वो एमएसपी रिजीम के अंडर आते हैं। अब जो रिसेंटली लॉ पास हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पास किए हैं, वो एक है जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस। तो उनमें से किसी में भी एमएसपी के बारे में कोई बात नहीं की गई। इसका मतलब इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि एमएसपी के पास कोई भी लीगल या लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है, ये एक पॉपुलिस्ट मेज़र की तरह है। तो ऐसा इधर पे कहना है। और ये अपन ने एंट्रीज़ के ऊपर बात कर ली है, एंट्री 14, 28, 27, एंट्री 33 ऑफ लिस्ट 3, तो इसी के बेसिस पे ये बात यहाँ पे राइटर ने की है। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड जो स्टेट्स के लिए दिया हुआ है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो पंजाब है वो कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ये डिक्लेयर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है उसके बेसिस पे कि फार्मर्स जो है वो मंडी के आउटसाइड जो है अपना फार्म प्रोड्यूस बेच सकते। तो यहाँ पे पंजाब जो है वो ये डिक्लेयर करना चाह रहे हैं कि पूरा जो पंजाब की टेरिटरी है उसको वो एज आ मंडी डिक्लेयर कर देंगे। तो फार्मर अगर कहीं भी बेचेगा तो वो माना जाएगा वो मंडी में बेच रहा है, सो दे कैन कलेक्ट द टैक्सेस। सो एपीएमसी एक्ट परमिट द सेम। अब ये देखना होगा कि उनके स्टेट्स का जो एपीएमसी एक्ट है वो उनको ये परमिट करता है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टेट्स जो हैं वो आर्टिकल 131 है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, सूट फाइल कर सकती हैं। देन स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी को लेजिस्लेटिव बैकिंग भी दे सकती हैं विद इन मंडीज, बट ये उनको करना है। सो नेक्स्ट इज़ NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कम अप विद गुड केस, कोर्ट टेल्स। NIA ने जो गोल्ड स्मगलिंग केस है जो केरला में हुआ था उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने NIA को बोला है कि कोई अच्छे केस के साथ आओ, मतलब केस को थोड़ा ठीक करो। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो क्वाड विल डिस्कस वैक्सीन एंड 5G। जो क्वाड है, जो 4 कंट्रीज़ हैं जिनका ग्रुप है USA, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, सो वो वैक्सीन एंड 5G पे भी डिस्कस करेंगे। देन DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर ASW मिसाइल सिस्टम। सो जो DRDO है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने टेस्ट फायर किया है एंटी सबमरीन वारफेयर जो सिस्टम है उसको। तो दैट्स ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।